Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now you are going to start with the exercises. तो पहले इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो डिस्कस करते हैं बच्चे. सबसे पहले पेज नंबर 105 पे आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग. रिफ्लेक्स एक्शन क्या पढ़ा था हमने? जैसे आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, फटाफट से हाथ रिमूव कर लेते हो, वो हमारा एक रिफ्लेक्स होता है, एकदम से रिएक्शन आता है. लेकिन वॉकिंग जो है एक वॉलंटरी एक्शन है कि आप सोच समझ के आप वॉक कर रहे हो. ठीक है, सो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया. सो वी कैन राइट इट एज अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी एक्शन विच इज अ रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस. जैसे कोई चीज गर्म लगी तो उसके रिस्पॉन्स में वो एकदम से रिएक्शन निकलता है. देन वॉकिंग इज अ वॉलंटरी एक्शन. जो वॉकिंग है वो एक वॉलंटरी एक्शन है, अपनी मर्जी से अपनी विल से करते हैं, विच रिक्वायर्स आवर थिंकिंग एंड इज विद इन आवर कंट्रोल, और वो हमारे कंट्रोल में है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंस एट दी साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स. हमें पता है भाई जो न्यूरॉन होते हैं आपस में कैसे कनेक्टेड है. जैसे यहाँ पे ये हमारा वो हो गया, ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ जाना. यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं एंड यहाँ से हमारा न्यूरॉन गया, इधर नर्व एंडिंग होगी और दूसरा यहीं से स्टार्ट हो जाता है. जो एक और दूसरे का जो कनेक्शन होता है उसके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स. सो द स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल is called synapse. At synapse a chemical substance is produced at the end of axon. So क्या होता है बेसिकली, एक इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे आती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में आती है. सो वहाँ पे जब एक न्यूरॉन का एंड होता है वहाँ पे एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो फिर उस गैप को आगे मतलब कवर करता है एंड देन अगेन वो जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उससे हमारी इंफॉर्मेशन जाती है. सो at synapse, a chemical substance is produced at the end of axon of one nerve cell that reaches to the other nerve cell through the dendrite. Thus, information is transmitted from one nerve cell to other nerve cell by synapse. तो ये जो बीच में गैप है एक नर्व सेल से दूसरे, वो उसको क्रॉस करते हुए जाके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है आगे. नेक्स्ट है बच्चे थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन. मैंने कहा था ये क्वेश्चन आ जाता है, मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. सो हमारी बॉडी का जो पोस्चर मेंटेन होता है वो कौन करता है? हमारा हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, उसमें एक पार्ट पढ़ता है सेरिबेलम. सो वो है जिसका पर्टिकुलर काम है हमारी बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस करना. सो सेरिबेलम इज पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. आगे है बच्चे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन इसी पेज पे, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती. सो जैसे घर में अगर अगरबत्ती जल रही है, पता है ना क्या होता है, इंसेंस स्टिक, खुशबू वाली जो ऐसी लंबी सी अगरबत्ती आती है मंदिर वगैरह में जलाते हैं. सो उसकी खुशबू, हमारा जो नोज है बेसिकली उसमें नर्व सेल है, वो एक रिसेप्टर है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ भैया कहीं पे अगरबत्ती जल रही है और खुशबू आ रही है. द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इज डिटेक्टेड बाय द नोज. द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द फोर ब्रेन. फिर वो फोर ब्रेन तक हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है एंड फोर ब्रेन हमारा बताता है कि जो खुशबू आ रही है ना तुम्हें ये अगरबत्ती की है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारे पास इसी पेज पे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन. इनका रिफ्लेक्स एक्शन में क्या रोल है? हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन का क्या रिप्ले था हमारा, रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेके बता देते हैं कि आपको हाथ हटाना है. सो इसमें ब्रेन का वैसे तो कोई रोल नहीं है, लेकिन जो मैसेज है वो ब्रेन तक भी जाता है कि ये पूरा प्रोसेस किया गया है भाई. सो देयर इज नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन. दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड which takes place immediately without thinking of how to respond to the stimuli. The brain is only aware of the signal. So brain सिर्फ aware होता है क्योंकि उस तक मैसेज पहुंचता है and the response that has been taken place. तो भैया क्या वो उसके पास मैसेज पहुंचता है कि हाँ भाई ये हुआ और ये रिस्पॉन्स लिया गया. ठीक है, अगर डायरेक्ट उसका कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट उसकी बात करें तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करता ब्रेन. चलो आगे बात करते हैं बेटा, पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स. सो हमने देखा था प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखते हैं. सो ये प्लांट के अंदर बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम हार्मोन्स का नेम देते हैं एंड वो अलग अलग, कोई देख रहा है कि भैया प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, सीड जर्मिनेशन, एक्सपेंशन ऑफ लीव्स, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अलग अलग हमारे पास हार्मोन्स है. ठीक है, 4 हार्मोन्स हमने पढ़े हैं. सो प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन कंट्रोलिंग ग्रोथ, flowering, height, development of plant and their response to the environment. Different type of
हॉर्मोन्स आर ऑक्सिन्स पढ़ा था, जिबरेलिन्स पढ़ा था, साइटोकिन्स पढ़ा था एंड एब्सिसिक एसिड, ये सारे हमने हॉर्मोन्स पढ़े हैं प्लांट के। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। किसकी बात हो रही है? ये जो हमारा छुई मुई जो हमने पढ़ा था ना प्लांट, उसकी बात हो रही है। फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक जो वो छुई हुई प्लांट, अच्छा जब हमने मूवमेंट ऑफ प्लांट पढ़ा था उसमें हमने 2 टाइप के पढ़े थे, एक होता है जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है और एक होता है जो ग्रोथ का कोई लेना देना उसका नहीं होता। तो जो ये छुई मुई प्लांट है हमारा, इसका जो मूवमेंट है, जैसे हम उसको टच करते हैं इसकी लीव्स क्लोज हो जाती है, ये जो मूवमेंट है इसमें कोई भी प्लांट ग्रोथ का लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारी शूट यहाँ पे लाइट की तरफ जो बढ़ती है या जो रिस्पॉन्ड करती है, इसका ग्रोथ से लेना देना है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। It is a nastic movement which does not depend on the direction of stimuli supply। वो जो टच वाला स्टिमुलस है किस डायरेक्शन से है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो शूट का मूवमेंट है ये है भाई एक ट्रॉफिक मूवमेंट विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ की साइड। जैसे अगर यहाँ पे हम लाइट की बात करें, लाइट किस डायरेक्शन पे उस तरीके से उसका मूवमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है उस पे डायरेक्शन पे। नाउ द स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, टच, क्यों टच करते बंद हो जाता है, इधर क्या है लाइट स्टिमुलस है। देन इट इज कॉज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ लीव। तो जैसे ही हम टच करते हैं ना तो एकदम से लीव समझ लो पानी लूज कर देते हैं, इस वजह से वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ ऑन द 2 साइड्स ऑफ द शूट। यहाँ पे अनइक्वल ग्रोथ मैंने बताया था ना कि जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, मान लो जैसे प्लांट हमें दिखता है कि यहाँ पे सनलाइट है एंड इधर यहाँ पे लगता है बेंड हो गया, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जिधर लाइट नहीं पड़ रही वहां पे जो हमारे ऑक्सिन हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, इस वजह से हमारा जो प्लांट है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, देन है इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। ये कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, जो सबसे पहला पॉइंट बताया था। एंड दिस इज अ ग्रोथ मूवमेंट, ग्रो कर रहा है उस वजह से मूवमेंट हो रही है। एंड यहाँ पे ये जो छुई मुई प्लांट को हाथ लगा के वो बंद हो रहा है, ये कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज पे, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। कौन से प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं? एक हमने देखा था एक्सॉन है जो यही काम करता है, एक हमने देखा था जिबरेलिन्स है, ये भी यही काम करता है, सारा एक्सपेंशन, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ये सब काम हमारा इसका था। सो ऑक्सिन एंड जिबरेलिन आर दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ सेल एंड जिबरेलिन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम elongation एंड जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। सो हमने देखा था पी प्लांट में क्या होता है, वो ऐसे डेंड्रिल से निकल जाता है एंड वो ऐसे ऐसे कर्ल अप करने लग जाता है। तो कैसे ऑक्सिन कैसे हेल्प करते हैं, तो हमने देखा था भाई जैसे ही वो टच होता है किसी सपोर्ट पे, तो जहां पे टच होता है ना वहां पे ऑक्सिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, जहां पे टच नहीं हो रहा वहां ऑक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए जो पार्ट टच हो रहा है वहां पे वो ग्रोथ कम हो गई है कंपेयर टू बाकी वाला पार्ट जो रैपिडली ग्रो कर रहा है। अब विद टाइम क्योंकि बाकी प्लांट ग्रो करे जा रहा है तो वो उसकी ग्रोथ तो नहीं हो रही, लेकिन वो क्या कर रहा है, ऐसे कर्ल अप करे जा रहा है वहां पे, क्योंकि उसकी ग्रोथ कम हो गई है, ऑक्सीजन वहां पे कम प्रोड्यूस हो। सो व्हेन द टिप ऑफ डेंड्रिल टचेस अ सपोर्ट, देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए टिप मूव्स टू दैट साइड ऑफ द टिप व्हिच इज अवे फ्रॉम द सपोर्ट। सो जो भी ऑक्सीजन है जहां पे वो टच नहीं हो रहा उधर भागने लग जाते हैं एंड क्या होता है, ऑक्सीजन प्रमोट ग्रोथ। अब ऑक्सीजन हमें पता है ग्रोथ प्रमोट करेगी, सो ड्यू टू मोर ऑक्सीजन इन इट द साइड ऑफ डेंड्रिल अवे फ्रॉम द सपोर्ट ग्रोज फास्टर। अब जो उसके टच में नहीं है, उस सपोर्ट से दूर है, वो ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करती है एंड बिकम्स लॉन्गर, और वो लंबी होती जाती है देन द साइड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट एंड मेक्स द डेंड्रिल ट्वेल और बेंड, वो बेंड होते जाते हैं एंड इस तरह से वो उसी सपोर्ट के आसपास ऐसे मतलब क्योंकि वहां बेंड होते जा रहे हैं इस वजह से समझ लो ऐसे कर्ल अप से हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा इसी पेज पे 5th क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको जब हमने टॉपिक किया था कि इसको भी हम एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, इसमें हमने देखा था कि जैसे कोई प्लांट की रूट्स है, जिस तरफ मॉइस्चर ज़्यादा है, जिस तरफ पानी ज़्यादा है, जो रूट्स हैं वो उसी तरफ को बेंड हो जाएंगी, उसी डायरेक्शन में जाने लग जाएंगी। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस तरीके से एक प्लांट लगा दिया एंड देन एक मटका वगैरह लिया, उसमें पोर्स वगैरह कर दिए एंड यहाँ पे वो इस तरीके से कर दिया और इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। अब कुछ दिन बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूट्स है वो इस तरफ को ग्रो होने लगे, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है यहाँ तो पानी वानी कहीं नहीं है लेकिन इस साइड पे पानी है। इसको बोलते हैं हाइड्रो
हाइड्रोट्रोपिज्म, कि वो उस वाटर की वजह से वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो अब इसको कैसे लिखेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, प्लांट अ सीडलिंग इन अ वेसल कंटेनिंग सॉइल। सो एक सीडलिंग वहां पे हमने प्लांट कर दिया। नाउ एडजेसेंट टू द सीडलिंग पुट अ पोरस पॉट कंटेनिंग वाटर। सो एक पॉट रख दिया जिसमें पोर्स कर दिए हमने, जिसमें पानी है। लीव द सेटअप फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक उसको छोड़ दिया। फिर हमने देखा ऑन एग्जामिंग द रूट्स इट इज ऑब्जर्व दैट द रूट्स बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर एंड डू नॉट ग्रो स्ट्रेट। सो जैसे अब इसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ग्रो करना था, वो ऐसे ग्रो करने की जगह जहाँ पे पानी है उस तरफ बेंड होके ग्रो करने लग गई। अब क्या रिजल्ट लिखेंगे इसका, इट कंफर्म्स दैट प्लांट शो हाइड्रोट्रोपिज्म as the roots bend towards the porous pot of water as hydrotropism in a plant growth response in water in which the direction of growth is determined by a stimulus of gradient। मतलब बेसिकली वाटर कंसंट्रेशन के बारे में बताया कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, रूट्स उसी तरफ को ग्रो करने लग जाएंगे। इसी को ही हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे पास पेज नंबर 111 पे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, द केमिकल कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड बाय हॉर्मोन्स। सो जितने भी हमारे केमिकल सिग्नल्स हैं वो कैसे पास होते हैं, इन्हीं हॉर्मोन्स के होते हैं। और ये हॉर्मोन्स कहाँ से आते हैं बच्चे, ये हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अलग अलग ग्लैंड्स हमारे अलग अलग जो हॉर्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको सेक्रीट करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। सो दीज हॉर्मोन्स आर पोर्ड इनटू ब्लड थ्रू विच दे रीच द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन टू एक्ट, ठीक है। सो अपनी अपनी जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है उस जगह पहुंच जाते हैं और एक्ट करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है इसी पेज पे, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। ये हमने पढ़ा था भाई, जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें हमारा आयोडीन मिनरल होता है और ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो है उसको चाहिए होता है, क्योंकि वो क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंड उस थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या होता है, वो सारा मेटाबॉलिज्म देखता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, गॉइटर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। आयोडीन is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone. In case iodine is absent in our diet, there is much possibility of goiter. गोइटर एक ऐसी होती है जिसमें हमारा जो नेक होता है वो swollen up हो जाता है। आयोडाइज कॉमन सॉल्ट कंटेन प्रॉपर कंटेंट्स ऑफ आयोडीन टू अवॉइड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीनाइज सॉल्ट इज रिकमेंडेड। सो हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, इसीलिए इसको बोला जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रीटेड इनटू द ब्लड। तो ये जो हमारा एड्रेनाइन जो हार्मोन है, जो इसको एड्रेनाइन ग्लैंड हमारा सेक्रीट करता है, जब ये ब्लड में सेक्रीट होता है तो इससे क्या होता है, हमारा एकदम से जो है ना पसीने आने लग जाते हैं, हमको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब ये सेक्रीट होता है। सो द हार्ट बीट इंक्रीजेज व्हेन एड्रेनाइन इज सेक्रीटेड इनटू द ब्लड so that more oxygen is supplied to our muscles. The blood supply to the digestive system and skin decreases because the small arteries around the muscles of these organ contract, क्योंकि जो छोटी छोटी आर्टरीज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, इसलिए जो हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई है, ब्लड का सप्लाई है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में डिक्रीज हो जाता है। And also this turns the direction of blood towards our skeleton muscle. The breathing rate also increases due to the contraction of diaphragm and rib muscles. ठीक है, तो ये सारे changes होते हैं जब ये एड्रेनाइन जो हार्मोन है वो सेक्रीट होता है हमारे ब्लड। ठीक है, चलो, और यूजली का वो ऐसे बहुत ज़्यादा जब हमें गुस्सा आता है तब ऐसा हो जाता है। सो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस में ये चीज़ होती है। आगे है बच्चे हमारे पास इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। सो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो कम बनता है, एंड इंसुलिन कम बनेगा तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता जाता है। सो अब अगर किसी को डायबिटीज हो गया मतलब उसकी बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा बेटा, इसलिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे ताकि जो उसका ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करा जा सके, उसको नॉर्मलाइज किया जाए। सो इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। इफ दिस इज नॉट secreted in proper amount, the sugar level in the blood rises. This cause many harmful effects. To treat harmful effects of increased level of blood sugar, the diabetic patients are treated by given injections of insulin. ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इन चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आए थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बैक एक्सरसाइजेस की, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।